ओके, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में बेसिकली लेंस मेकर और प्रिज्म, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर छोड़ दें तो बेहतरीन न्यूमेरिकल से बनते हैं, टफ भी हैं। मैंने बहुत मेहनत करके सारे क्वेश्चन सेग्रीगेट कर दिया और उन क्वेश्चंस को टाइप में डिवाइड कर दिया। तुम्हारा टाइप का क्या मतलब है? एक बात पहले समझ लीजिए, हम लोग यहाँ कोई इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करने नहीं बैठे हैं, हम लोग सारे पीवाईक्यू करने बैठे हैं। अब तुम कहोगे सारे पीवाईक्यू कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली अब 200 क्वेश्चन आप लोग देखते हो, 200 क्वेश्चन नहीं होते, उनके कुछ पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के डेटा चेंज करके रिपीट करते हैं। बहुत ही मेहनत करके मैंने उस पीडीएफ को सेग्रीगेट किया है। अगर आप ईमानदारी से इस पीवाईक्यूज की पीडीएफ को देखते हैं तो मेरी समझ में फंसेंगे नहीं आप, राइट, किसी भी हाल में। तो चलिए देखते हैं। लेंस मेकर का ये फार्मूला होता है, इस पे कितने तरह के क्वेश्चन, उनमें टाइप 1 का जो क्वेश्चन बनता है वो आता है किस म्यू आर क्या है। म्यू आर आपको मैं बता चुका हूँ, म्यू समथिंग अपॉन सराउंडिंग। तो म्यू समथिंग यहाँ पे क्या है, लेंस, और सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग है, जो कि एयर वाटर कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर म्यू एल मतलब लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग से अगर ज़्यादा है तो याद रखिएगा लेंस का नेचर चेंज नहीं होगा। आपके मन में आ रहा होगा नेचर चेंज ना होने का मतलब क्या होता है? नेचर चेंज होने का मतलब ये होता है कि अगर कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, डाइवर्जिंग लेंस है यानी कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव बना रहेगा। मतलब नेचर लेंस का चेंज होने वाला नहीं है। अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, मतलब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, सॉरी, तो लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। और ये सच में होता है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ, अभी टाइम नहीं वरना आपको बता देते। और अगर मान लीजिए दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, लेट्स से लेंस और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो याद करना वो प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। फोकस, उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट हो जाएगी, राइट। ये टाइप 1 का न्यूमेरिकल है। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे भी। अब आते हैं टाइप 2 पे। देखिए इधर ये लोग कहते हैं कि इसी फॉर्मूले पे फिर से खेलते हैं। कैसे खेलते हैं इधर देखिए, वो कहेंगे कलर चेंज कर दिया, वो कहेंगे वायलेट से रेड ले आए, ब्लू से येलो ले आए, येलो से ग्रीन ले आए, तो फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, जरा ढंग से देखो। फोकल लेंथ और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अगर म्यू बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगी और वाइस वर्सा। तो हम लोग सब लोग जानते होंगे विबग्योर, इधर की तरफ म्यू घटता है, बेसिकली लैम्डा बढ़ता है। आपको अगर पता होगा एक फॉर्मूला होता है कॉचीज फॉर्मूला, म्यू और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो पावर ओवर भी होती है, बट एनीवे सिंपलिसिटी में म्यू और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इधर की तरफ बेसिकली क्या बढ़ता है, लैम्डा, तो ऑब्वियसली म्यू क्या होगा, घटेगा, तो फ्रीक्वेंसी फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो मतलब इधर की तरफ क्या बढ़ रहा है, लैम्डा, यानी म्यू क्या हो रहा है, कम, तो फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज, है ना। ये टाइप 2 के न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझे रहिए। फिर आता है कॉम्बिनेशन, इस पर तमाम सवाल है। देखो इधर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो हम आपको ऑलरेडी पिछले टर्म पे डेरिवेशन बता चुके हैं कि 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f डैश डैश डैश, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा प्लीज़ एक बार देख लीजिए, वरना तकलीफ होगी, ठीक। आगे देखिए, फिर आता है लेंस मेकर बेस्ड फॉर्मूला। तो लिखा हुआ प्री रेक्विजिट, मतलब पहले से क्या पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन बोथ द कर्वेचर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ऑल्दो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट एनीवेज देखिए। अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, लेट्स से एक ये लेंस है, राइट, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है जो कि इधर होगा, ठीक, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है जो कि इधर होगा। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, r2, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, r1। आई होप आप r2 r1 समझ पा रहे हो। मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 जो कि इधर होगा, ये r1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r2 जो कि इधर होगा, राइट, ये r1 ये r2, ठीक। तो अगर साइन कन्वेंशन के टर्म से मान लेते हैं इक्वी कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव, मतलब r1 r2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेट से 20 सेंटीमीटर दोनों ही है, लेट से फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो 1/f बराबर क्या होगा, म्यू आर माइनस 1, ब्रैकेट में आप क्या लिखते हो, 1/r1 माइनस 1/r2। अब मुद्दा है r1 r2 क्या, जरा ढंग से देखिए, येलो ले लेते हैं। अगर आप देखो, मैंने आपको साइन कन्वेंशन में ऑलरेडी ट्रिक बताई थी, जो भी लेंस के फ्रंट में आएगा, आप मुझे बताइए, वट एवर कम्स इन फ्रंट 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 दैट विल बी नेगेटिव, वट एवर कम्स इन बैक दैट विल बी पॉजिटिव। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बता सकता, आप जाके साइन कन्वेंशन देख लीजिए। आप सुनिए, तो अगर हम लोग देखें तो R2 क्या आ रहा फ्रंट में, तो गुरु R2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, यानी -20 रखेंगे, राइट। और R1 अगर आप देखो तो किधर आ रहा, बैक में, यानी R1 कैसा रखेंगे, +20, राइट। तो 1/+20। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज टाइप 4 में आए थे कटिंग ऑफ लेंसेज। कटिंग ऑफ लेंसेज पे एक ही न्यूमेरिकल दिया हो, मैंने आपकी जानकारी बढ़ा दी, आपको कंपटीशन वगैरह में भी काम आ जाएगा। देखिए, कटिंग ऑफ लेंसेज दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कटिंग का क्या मतलब है, इधर देखिए, सपोज एक लेंस है ये, और इसको आप ऐसे कट कर रहे हो, ये लेंस है और इसको आप ऐसे कट कर रहे हो, ऐसे ऐसे, तो ये वर्टिकल कटिंग है, राइट। तो वर्टिकल कटिंग अगर आप कर दोगे तो आप अगर देखोगे तो लेंस ऐसा ऐसा बढ़ जाएगा, ये ऐसा ऐसा। तो आपको रटना है कि फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। हम आपको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट नोबडी इज गोइंग टू आस्क। फोकल लेंथ डबल हो जाएगी और इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इधर देखिए, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल कट करते हैं किसी लेंस को, लेट से ये है और हॉरिजॉन्टल कट करते हैं, तो कट करने के बाद क्या हो जाएगा, ए ऐसा ऐसा बटेगा। तो आपको रटना है फोकल लेंथ क्या रहेगी, सेम। अगर फोकल लेंथ सेम रहेगी तो ऑब्वियसली पावर भी क्या रहेगी, सेम। इसमें मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप समझ जाइएगा, पावर क्या हो जाएगी, हाफ। पावर और फोकल लेंथ इन्वर्सली होते हैं। इमेज इंटेंसिटी घट जाएगी, इनफैक्ट इमेज इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। अब मैं बता रहा हूँ कि इमेज इंटेंसिटी क्यों घटेगी। और ईच
हाफ विल मेक फुल इमेज। ये कई लोग समझ नहीं पाते कि आधा काटने के बाद ही पूरी इमेज कैसे बन जाएगी, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पूरी इमेज बनने के लिए केवल 2 लाइट चाहिए। तो अपर हाफ से बहुत आसानी से 2 लाइट जा सकती हैं, तो पूरी इमेज बन जाएगी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर हम वर्टिकल कट करते हैं फोकल लेंथ डबल होगी, इमेज इंटेंसिटी घट जाएगी। अगर हम हॉरिजॉन्टल कट करते हैं फोकल लेंथ सेम रहेगी, पावर ऑब्वियसली सेम रहेगी, इमेज इंटेंसिटी घट जाएगी। तो अगर देखो इमेज इंटेंसिटी दोनों ही केस में घट रही है। यहाँ पे हर हाफ फुल इमेज बना लेता है। ये मैंने लिख इसलिए दिया कि कई लोग को डाउट रहता है, राइट। तो ये हो गया टाइप 4। अब आ जाता है टाइप 1 पे न्यूमेरिकल। अब आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होगी, इधर देखिए। अगर हम लोग देखें यहाँ पे गुरु, तो जूम अप करते हैं, एक बाई कन्वेक्स समझते होगे, कॉन्वेक्स नॉट कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये सब नाटक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ लेंस का, मतलब म्यू एल कितना दिया हुआ 1.25, और सराउंडिंग यानी वाटर कितना दिया हुआ सराउंडिंग 1.33। तो अगर आप देखो तो म्यू एस से कम है। ऑब्वियसली यहाँ लेंस का नेचर इज गोइंग टू चेंज। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बाई कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग। कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग। तो जब ये हवा में कन्वर्जिंग था, पानी में डालते मन डाइवर्जिंग होगा। कई लोग सोचते हैं क्या ये सच में होता है, बिल्कुल होता है। लिखा हुआ गिव रीजन, तो रीजन आप इसी से एक्सप्लेन कर दोगे कि फोकल लेंथ पहले पॉजिटिव थी, अब कैसे हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि जो फॉर्मूला आप यूज करोगे 1/f इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 आप लिखोगे, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो लेंथ भी क्या हो जाएगा, नेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज, राइट। अगला सवाल देखो, सब PYQ है। अंडर वॉट कंडीशन डज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस हैविंग सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिहेव विद अ प्लेन ग्लास। हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे, याद करिए प्लेन ग्लास कब होगा, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, ठीक। टाइप 1 के न्यूमेरिकल थे ये सब। अब आ जाते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 अगर देखो, लिखा हुआ रेड लाइट को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया ब्लू कलर से, फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी, बहुत ही ईजी है। अगर आपको पता हो विबग्योर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इधर की तरफ क्या बढ़ता है, लैम्डा, यानी म्यू क्या होगा, डिक्रीज। तो इन्होंने कहा क्या है, ब्लू कलर को किससे रेड कलर को किससे रिप्लेस कर रहे हो, ब्लू से। रेड से ब्लू मतलब इधर की तरफ आ रहे हो, यानी ऑब्वियसली म्यू बढ़ा रहे हो, और म्यू बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम, राइट। तो यहाँ सब लिखा हुआ सोल्यूशन एक बार आप देख लेंगे अपने मन से। फिर आता है टाइप 3, ठीक। लिखा हुआ अ कन्वर्जिंग लेंस एक्सिली इन कॉन्टैक्ट विद अ डाइवर्जिंग लेंस, बोथ द लेंसेज ऑफ इक्वल फोकल लेंथ। एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट मैंने कर दिया। 1/f इक्वलेंट बराबर क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 डैश डैश। बाय द वे यहाँ 2 ही लेंस है। इन्होंने कहा एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग। मैं आपको ऑलरेडी पिछले टर्न पे साइन कन्वेंशन बता चुका हूँ, शायद आपको याद भी होगा। कन्वर्जिंग का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव। डाइवर्जिंग का कैसा होता है, नेगेटिव। दोनों की वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियसली 1/f इक्वलेंट इज गोइंग टू बी 0। f equivalent is going to be 0, obviously this means f equivalent equal to infinite। अगर वो इनफाइनाइट है तो कैसे बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास स्लैब की तरह, राइट। इट्स अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन कि आप प्लेन ग्लास स्लैब लिख दें, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आप अपने मन से करो, सोल्यूशन दिया हुआ, आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम। एनीवेज अगला सवाल देखते हैं। आपको लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉन्केव दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। तो मैं इसमें कुछ आपको एलिब्रेट करना चाहूँगा, देखिए इधर बहुत ढंग से अगर आप देखो तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इनफाइनाइट, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 15। प्लस माइनस भी लगे, यहाँ समझ लेते हैं। आप मुझे बताओ 15 किधर की तरफ होगा, ऑब्वियसली इधर की तरफ 15 होगा। वट एवर कम्स इन फ्रंट दैट विल बी नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा, नेगेटिव। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, इनफाइनाइट। फिर से देखो, वट एवर कम्स इन फ्रंट दैट विल बी नेगेटिव, तो ऐसे इसका भी 15 कैसा होगा, नेगेटिव। और ये इन्फिनिटी कैसा होगा, ठीक, प्लेन ग्लास स्लैब है। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझ गए। प्लस माइनस भी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, अगर आपको ढंग से देखो लेंस का 1.5, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों के मटेरियल जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया। फिर पूछा फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, राइट। अब ढंग से समझिए, अगर हम लोग को फाइनल पोजीशन इमेज की चाहिए तो बड़ा आसान है, हमें पता ही लेंस फॉर्मूला लगाना, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब मुद्दा ये है कि हम लोगों को फोकल लेंथ दोनों की नहीं पता, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। तो फिजिक्स में जैसा मैंने कहा हाइप बना हुआ, राइट। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये इमेज निकालनी है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बट ये हाइप ये बना हुआ है कि सर कैसे क्या करेंगे। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे पता पहले फोकल लेंथ तो पता ही होनी चाहिए। फोकल लेंथ दी नहीं, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, यस। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, यस। क्या कोई फॉर्मूला है, यस। लेंस मेकर 1/f इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। तो अगर हम लोग ढंग से देखें, ये देखिए या इन्होंने लगाया मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 2 सिंप्लिसिटी के लिए, राइट। तो इन्होंने देखिए लगाया हुआ फॉर्मूला 1/f
F1 इक्वल टू म्यू आर माइनस वन ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे जो लोग ढंग से पढ़ रहे हैं, जो सो रहे हैं उनकी बात नहीं, जो ढंग से पढ़ रहे हैं उन्हें तकलीफ आएगी। तकलीफ ये आएगी कि साहब ये तो इन्फिनिटी है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 15, बट 15 शुड बी नेगेटिव राइट। अब यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ, तो कंफ्यूज मत होइए, सोल्यूशन इसीलिए गड़बड़ सड़बड़ दिए थे, मैं एक लिख के दिखा दे रहा हूँ। 1/f1 इक्वल टू 1.5 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1। r1 अब इसलिए कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और r2 अगर आप देखो हमारे लिए 2 लेंस ये 1 है, ये 1 2 चक्कर मत पड़ना, ये 1 है और ये 2 है, तो 15 हमारे लिए कैसा होगा नेगेटिव, यानी -15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अगर आप देखो तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कुल मिला के इस टर्म से क्या बचेगा 1/15। यहाँ भी देख लेते हैं 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, यहाँ क्या बचा 1/15। तो इनके मूर्खों के चक्कर मत पड़ना, जो साइन कन्वेंशन मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग खेलेंगे। तो देखिए इधर, अब मैं दोबारा साइन कन्वेंशन बता नहीं रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोगों ने F1 निकाल लिया, यहाँ से हम लोगों ने F2 निकाल लिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू राइट। और जैसे हम लोगों ने F1 F2 निकाला, अब हमें फोकल लेंथ दोनों की पता चल गई। अब ढंग से देखिए, दोनों की फोकल लेंथ देख लेते कितनी, एक की 30 आ रही है और एक की -30 आ रही है राइट, तो याद रखेंगे। अब देखो ये इन्फिनिटी से आ रहा है, इतना हम लोग जानते हैं। पहले वाले की इमेज दूसरे वाले के लिए क्या होती है ऑब्जेक्ट, तो पहले अगर देखें पहला वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे इन्फिनिटी पे, तो अब इसलिए इमेज कहाँ बनेगी फोकस पे। तो फोकल लेंथ इसका भी हम लोगों ने निकाला 30 सेंटीमीटर, तो अब इसलिए वो जो 30 सेंटीमीटर है दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर्म्ड हीयर राइट। ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ये कितना है 20, तो ऑब्वियसली ये बचा हुआ कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पूछूं I1, आई किसके लिए इमेज है, ऑब्वियसली आप कहोगे लेंस 1 के लिए, और जो इमेज है लेंस 1 की वो 2 के लिए क्या होगी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली ये जो 10 सेंटीमीटर है ये किसकी दूरी हो गई, ऑब्जेक्ट दूरी, किसके लिए लेंस 2 के लिए। आई होप आप समझ पाओगे, मैंने सोल्यूशन में डायग्राम वगैरह बना दिया, देखिए इधर। तो अगर आप ढंग से देखो तो फिर से हम लोगों ने लेंस 2 के लिए लेंस फॉर्मूला लगाया 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u राइट। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अब देखो 1/v माइनस 1/u राइट। तो अगर हम देखें तो ये जो दूरी है ये क्या होगा u क्या हो जाएगा +10 राइट, क्योंकि वट एवर कम्स इन बैक दैट विल बी पॉजिटिव। फोकल लेंथ इसकी ऑब्वियसली नेगेटिव क्योंकि डाइवर्जिंग है -30। यहाँ से v हम लोग निकालेंगे, और जब भी हम लोग v निकालेंगे दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म +15 राइट। और +15 यानी इधर की तरफ कहीं इमेज बन रही होगी 15 सेंटीमीटर पे। मैंने बगल में लिखा हुआ लॉजिकली, वैसे तो लॉजिकली नहीं भी समझ पाते हो बट कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूँ एक बार। देखो इधर इधर ढंग से सोचो, अगर ये वाला लेंस ना होता तो ऑब्वियसली ये इमेज यहाँ पे बनती राइट 10 सेंटीमीटर पे यहाँ से, लेकिन जैसे ही इस लेंस को ले आ रहे हैं तो ये लेंस कैसा है डाइवर्जिंग, तो ये उसको 10 पे कंसंट्रेट नहीं होने देगा, थोड़ा सा दूर बढ़ा देगा राइट। तो इसीलिए देखो 15 सेंटीमीटर बन रहा है, इसलिए मैंने कहा है लॉजिकली। तो लॉजिक भी थोड़ा लगा लीजिएगा, लॉजिक नहीं लगा पा रहे कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए क्यों लगा रहे हैं कौन सा। देखिए इधर अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्वी कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 व्हेन इट इज केप्ट इनटू फलाना दिमाग का ये। ठीक, तो बड़ा आसान सवाल है बट प्रैक्टिस के लिए देखो इधर लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू म्यू आर माइनस ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब मुद्दा है r1 r2 के बारे में आपको दिया हुआ इक्वी कॉन्केव, मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए तो अगर आप देखो r1 r2 किसके बराबर है, r के बराबर राइट, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है। ठीक, इसको ढंग से समझते हैं, प्लस माइनस समझ लेते हैं। आप समझ लेते हैं कि आप खुद बुद्धि लगाओ। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ये कैसा होगा पॉजिटिव के नेगेटिव, एक सेकंड सोचो, ये बैक में आएगा तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव राइट। अब r2 के बारे में सोचिए, इसके ये कैसा आएगा फ्रंट में तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, दो एक प्लस r होगा एक माइनस r। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो देखिए एक इन्होंने प्लस r रख दिया, एक इन्होंने माइनस r रख दिया। अब मुद्दा है यहाँ कुछ तमाशा दिया हुआ है जो प्रोबेबली आप समझ पा रहे होगे कि इन्होंने कहा है, एक सेकेंड, इन्होंने कहा है कि ये जो लेंस है आपका उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 और सराउंडिंग कितना है 1.4। पावर दिया, वो पावर क्या होता है 1/f। तो इधर देखो ये म्यू एल म्यू एस माइनस, और ये सब कहानी समझा चुके हैं, 1/f की जगह क्या लिख सकते हैं पावर। यहाँ बड़ी सावधानी पूर्वक चीज़ है, ध्यान रखना आपको। पावर जब भी डायोप्टर में होता है तो याद रखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर या जो भी फोकल लेंथ है वो सब किस में आ जाएंगे मीटर्स में। तो एक्चुअल आंसर आपको सेंटीमीटर में जनरली देना होता है, तो थोड़ा सा होश में रहिएगा। आई होप आप समझ पाए होगे कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया राइट। एक अलग ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P। एक कोई बीम ऑफ लाइट है कन्वर्ज होती है, तो पहले उसका डायग्राम बनाने के टर्म्स में सोचते हैं। देखिए एक बीम ऑफ लाइट उन्होंने दिया है, उनका कन्वर्ज हो रही P पॉइंट पे। देखिए ये कोई P पॉइंट होगा यहाँ पे,
इन्होंने कहा अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर बीच में प्लेस कर दिया, तो भाई साहब ठीक है 16 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का एक हमने कॉन्केव लेंस प्लेस कर दिया। अगर ढंग से स्टेटमेंट पढ़ा जाए तो लिखा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, मतलब कि ये जो दूरी है गुरु ये 12 सेंटीमीटर है, इसका खुद का फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अब खुद सोच के देखो, लाइट कन्वर्ज हो रही थी राइट, जो बीच में तुमने कॉनकेव फोकल लेंथ लगा दिया, जैसे ही कॉनकेव फोकल लेंथ लगाओगे तुम्हें क्या लगता है वो कन्वर्ज होने देगा? नहीं, वो कन्वर्ज वहाँ नहीं होने देगा, वो उसको दूर पहुँचा देगा राइट। तो थोड़ा सा दूर पहुँचा देगा, तो मान लेते हैं थोड़ी सी दूरी ए ऐसे। तो इन रियलिटी यहाँ ये कन्वर्ज होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कन्वर्ज होने नहीं दिया गया, थोड़ा सा आगे कन्वर्ज होने दिया गया राइट, थोड़ा सा दूर ले जाके चले गए। तो आई होप इतना आप डायग्राम समझ पा रहे हो। अब बहुत ढंग से सुनना, इन रियलिटी यहाँ पे कन्वर्ज होता हुआ तो नहीं, तो इस बंदे के लिए ये चीज़ क्या हो गई? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो दूरी 12 सेंटीमीटर आप देख रहे हो ये इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। और जहाँ पे कन्वर्ज होगा वो एक्चुअल क्या होगी? इमेज। तो अल्टीमेटली हमें वी निकालना है, यू 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 16 है। अगर आप सोच के देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज की फ्रेमिंग कितनी ज़बरदस्त करी जाती है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे हो लैंग्वेज की फ्रेमिंग कैसे करी जाती है राइट। देखिए इधर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर यहाँ कन्वर्ज होता, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया इस बंदे के लिए, ये 12 सेंटीमीटर है। और अब कहाँ कन्वर्ज होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इधर u हो गया प्लस, मैं बता ही चुका हूँ, वट एवर कम्स इन बैक दैट विल बी पॉजिटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। इस फॉर्मूले को लगा के हम लोगों ने v निकाल लिया +48 का ऑब्वियसली मतलब है कि इधर की तरफ होगा, क्योंकि प्लस है, वट एवर कम्स इन बैक दैट विल बी पॉजिटिव। आई होप आप समझ पाओगे, इट्स अ गुड क्वेश्चन। दोबारा फिर देख लीजिएगा, नहीं समझ पाए तो फिर से देखिए। अगेन घटिया सवाल बट कर लेते हैं। देखो, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे 20 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड इन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव? यार हम लोग बचपन से जानते हैं फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू आर म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 राइट। तो अगर आप बहुत ढंग से देखो तो फोकल लेंथ यहाँ पे इसका कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो +20 मान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ 1.5। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कोई चर्चा नहीं, तो इसको हम लोग कुछ के मान लेते हैं, के कांस्टेंट ठीक। तो और शुरुआत में कुछ नहीं दिया तो एयर मानोगे जिसको 1, तो क्या हो गया 20 बराबर 1.5 माइनस 1 के, ये हो गई इक्वेशन 1। फिर उनका अब इसको तुम किसी मीडियम में 1.5 में प्लेस कर दे रहे हो, तो अब क्या होगा गुरु? अब ये होगा, फिर से ये फॉर्मूला लगेगा तमाशा ऐसा, फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। कुछ मान लेते हैं f0 इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.25 माइनस 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सब सेम रहेगा। देखो एक बात समझो, कुछ मूर्ख कितने होते हैं, जैसे लेंस को पानी में डालोगे, लेंस तो कभी ज़िंदगी में देखा होगा आई होप, ठीक है, लैप आई होप देखी होगी, लेंस को जैसे ही पानी में डालोगे क्या लेंस तो नहीं कन्वर्ज हो जाएगा ना, लेंस नहीं चिपक जाएगा ना, कांच का होता है, कांच का जाहिल जी, तो वो लेंस ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। मैंने ऐसे मूर्खों को देखा है, तभी से बताना पड़ता है। दोनों को ऑब्वियसली वी आर गोइंग डिवाइड, तो यहाँ से फोकल लेंथ निकल आएगी। गेस करो फोकल लेंथ घटेगी बढ़ेगी? ऑब्वियसली घटेगी, क्योंकि म्यू रिलेटिव तुमने बढ़ेगी, म्यू रिलेटिव तुमने घटा दिया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आई होप आप समझ पाओगे क्या सिग्निफाई कर रहा। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, ये तो मैं आपको टाइप 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फोकल लेंथ घट जाएगी, याद रखिएगा। एनीवेज यस ब्रो, अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर बुद्धि हो तो इस क्वेश्चन को देखिए, अगर अदरवाइज स्किप कर दीजिए। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, ठीक, 3 नंबर में आ सकता है। अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए इसका सोल्यूशन भी बहुत जस्टिफाइड नहीं है। अब देखिए लिखा हुआ एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इक्वी मतलब इक्वल, ठीक। एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जो कि 2 टाइम्स इन लार्ज रियल इमेज बना रहा है व्हेन केप्ट इन ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर। तो इसको डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा और उसकी इमेज बन रही है 16 सेंटीमीटर इधर की तरफ, पॉजिटिव तो ऑब्वियसली इधर की तरफ बनेगा। अच्छा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखा नहीं, लेकिन रियल इमेज बन रही है। तो अब इसलिए सोचो, जब कन्वेक्स लेंस है, जो लाइट है वो कन्वर्ज होगी, कट करेगी, तभी तो रियल इमेज बनेगी। पीछे रियल इमेज नहीं बन सकती। पीछे क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि फिर पीछे वर्चुअली होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज नहीं करता, कन्वर्ज करता है। तो एक्चुअली लाइट कट कर रही है, इसका मतलब रियल इमेज बन रही है, इसका मतलब गुरु इधर की तरफ है। तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो क्या, अब इनका इसी लेंस को आपने कट कर दिया 2 आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इसको कट करते हैं ए ऐसे कट कर रहे हैं। कैसे पता है? क्योंकि दिया हुआ प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो देखिए इधर ये अब सिचुएशन बनेगी, ये सॉल्यूशन में आपको मिलेगा नहीं कभी भी इस तरह का, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी डिटेलिंग आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो एक ये है और एक ये है,
आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। फिर लिखा हुआ है इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट 16 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ वन ऑफ द लेंस, मतलब इनमें से किसी एक लेंस में 16 सेंटीमीटर में तुम फ्रंट में रख रहे हो, तो नेचर और पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है। देखो इतना तुमको पता होगा कि जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जैसे हम लोग वर्टिकली कट करते हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है गुरु, डबल। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डबल। तो अब पहले हम लोग ओरिजिनली इस लेंस की फोकल लेंथ लेट से एफ है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 2f, और 16 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट लेंथ दिया, लेट से एफ आ गया 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 20। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया, क्या इमेज डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, बिल्कुल। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए इधर एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है गुरु यहाँ पे, जो कि 2 टाइम्स इनलार्ज इमेज बना रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर, मैंने गलत बता दिया पिछले में, वो इमेज बोल दिया था मैंने, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ, सॉरी फॉर दैट। ये हो गया 16 सेंटीमीटर, राइट। अब बताओ 16 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट उसकी रियल इमेज बना रहा है, रियल बनाएगा तो इधर ही बनेगी, पता नहीं कहीं वी मान लेते, ठीक। फिर उसको इन्होंने कट कर दिया, और जैसे कट करोगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डबल। पहले फोकल लेंथ यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, फोकल लेंथ लेस से 10 सेंटीमीटर आ गई तो यहाँ 20 हो जाएगी। फिर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया हुआ, क्या वी निकाल लेंगे, बिल्कुल। अब सोल्यूशन देख लेते हैं, देखिए लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u, ठीक। अब उन्होंने कहा है रियल इमेज बन रही, भाई साहब रियल इमेज कब बनेगी, जब ऑब्वियसली लाइट इधर की तरफ आ रही हो, ठीक है, तभी रियल इमेज बनेगी, एक्चुअली कट करेगी, यानी v इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, जो भी है v पॉजिटिव रहेगा, ठीक। तो v को पॉजिटिव लिख दो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब u तो फ्रंट में 16 सेंटीमीटर तो नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन ऑब्वियसली उन्होंने कितना दिया क्वेश्चन में, मैग्नीफिकेशन आपको पता होगा कि अगर रियल दिया हुआ, इफ दे आर गोइंग टू बी रियल, 2 दिया हुआ बराबर माइनस माइनस प्लस, तो v/16, v कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब देखो तुम अगर कंफ्यूज हो गए यहाँ पे क्या माइनस रख रहा है क्या प्लस, इनके चक्कर में ना पड़ो, जो साइन कन्वेंशन मैंने बताया वही, ठीक। तो आई होप v 32 सेंटीमीटर आ गया, हमें समझ में आ गया। अब हम लोगों ने लेंस फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकाल ली, लेकिन हमें पता है कि अब इस लेंस को कट करेंगे, जैसे ही कट करेंगे गुरु, तो कट करते मान फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, 32/3 को डबल कर देंगे तो फोकल लेंथ बताओ क्या आ जाएगा 64/3 सेंटीमीटर, राइट। अब फिर से ऑब्जेक्ट को तुम इसके फ्रंट में रख रहे हो, तो फिर से लेंस फॉर्मूला लगाया 1/v माइनस 1/u, फ्रंट में रख रहे हो तो नेगेटिव होगा, और यहाँ से हम लोगों ने v निकाल लिया। देखिए v क्या निकल के आ रहा, -64। अब सुनो v अगर -64 निकल के आ रहा कट वाले लेंस से, काश मैं 8 सीख लेता बचपन में। ये v -64 है तो फ्रंट में आ रहा, राइट। तो फ्रंट में आ रहा है। अब सुनो हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है गुरु, m बराबर -v/u। अब तुम यहाँ देखोगे तो +v/u लिख दिया कि इमेज वर्चुअल है। मैं ये नहीं समझ पाता भाई, बहुत सारे टीचर भी रियल वर्चुअल ये वो नाटक, अबे सीधे साइन कन्वेंशन यूज़ करो ना यार, शूतिया। इधर देखो तो -v/u, बहुत सारे टीचर इसी रियल वर्चुअल प्लस माइनस, मतलब खुद ही कन्फ्यूज रहते हैं। तो अब सुनो -v/u, अच्छा रिकॉर्डिंग भी हो रही, ठीक है, तो लैंग्वेज पे कंट्रोल करते हैं, राइट। तो -v/u, राइट। अब सुनो तो v हम लोगों ने निकाला ऑलरेडी नेगेटिव है तो -64, कूल। u भी नेगेटिव रखेंगे, ठीक। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और अल्टीमेटली नेगेटिव, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा -4। अब तुम कहोगे इनका +4 आ रहा है, इनके चक्कर में ना पड़ो, माइनस प्लस का आपको मतलब पता होगा कि नेगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है रियल इमेज, और पॉजिटिव वर्चुअल इमेज, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है रियल। तो आप इनके नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर मत पड़े, आपको जो मैंने साइन कन्वेंशन बताया उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, राइट। ये कठिन क्वेश्चन है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो दोबारा देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ पाते तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने कहा था हर क्वेश्चन सबके लिए नहीं है, ठीक। तो लेंस मेकर से वी आर डन विद गाइस। सोच के देखिए, लोग इसको 1-1 घंटा पढ़ाते रहते हैं, इतने ही सवाल है, मैं फिर से बता रहा हूँ, और सब 20 साल के सवाल हमने देखे हैं, 20 ईयर्स, 20 साल के सवाल हमने देखे हैं, उन 20 सालों के सवाल में इतने ही सवाल हैं, मेरी बात फिर समझ लीजिए, राइट। फिर से देखिए आगे, अब आ जाते हैं TIR पे। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इधर यहाँ से एक लाइट जा रही है गुरु, ये NCERT के इमेज हमने उठाया, यहाँ से एक लाइट जा रही है, अगर आप बहुत ढंग से देखो तो वो लाइट ऐसे निकल रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, डेंसर से रेयर जा रही है। फिर हमने उस लाइट का थोड़ा सा एंगल बढ़ाया है, तो देखिए इधर जैसे इस लाइट का एंगल थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली जो लाइट बाहर निकल रही है वो भी थोड़ा सा झुकेगी। फिर हमने एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल ले लिया, जैसे क्रिटिकल एंगल लेते हैं अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है लाइट सरफेस के टेंजेंट हो जाती है, जो भी सरफेस है उसके टेंजेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गांव में अगर आप स्विमिंग पूल में बैठे हैं, सॉरी तालाब में बैठे हैं, तो पानी लेके आप ऐसे तालाब में आप टॉर्च लेके बैठो, आपका दोस्त आप पेड़ के ऊपर बैठा है गले में रुमाल डाल के, जैसे आप टॉर्च मारोगे तो लाइट निकलेगी और ऐसे बाहर निकलेगी, राइट। लेकिन आप बढ़ाते गए एंगल तो एक टाइम पे लाइट सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, उसी पर्टिकुलर एंगल को वी आर गोइंग टू से क्रिटिकल एंगल। बहुत चर्चा मैंने इस पे क्लास में करी है, लेकिन अभी पास टाइम बहुत कम है, राइट।
अब सुनो, इसके बाद अगर जरा सा भी एंगल बढ़ा देंगे तो लाइट पूरी की पूरी अंदर आ जाएगी, उसे बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब मुद्दे की बात ये कि क्या क्रिटिकल एंगल पे टीआईआर होता है, क्रिटिकल एंगल से बड़े, अगर टेक्निकली स्पीकिंग, वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे होता है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल भी है तो भी मान के चलो कि टीआईआर है, या फिर उसको बोल देंगे सरफेस के पैरेलल होगी, दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग इमरजेंस। एक वर्ड आता है जहरीला, ग्रेजिंग इमरजेंस। जहरीले वर्ड सुन के डरिए नहीं, ग्रेजिंग का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैंने क्या तमाशा बताया आपको। आप सुनो, तो आपके मन में अगर पूछा जाए टीआईआर की कंडीशन, कई बार पूछा जाता है टीआईआर की कंडीशन, पहली बात तो लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेयर, वेरी वेरी नेसेसरी गाइज एंड गर्ल्स, डेंसर से रेयर। और किसी भी एंगल पे टीआईआर होता है, क्रिटिकल एंगल पे, क्रिटिकल एंगल पे टीआईआर होता है। अब क्रिटिकल एंगल निकालना कैसे, इसके लिए बहुत ईजिली आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। देखिए इधर अगर हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान दें, इस पे और क्रिटिकल एंगल निकालने की कोशिश करें, मैं एक अलग डायग्राम बना देता हूँ छोटा समझाने के लिए। देखिए इधर ये है क्रिटिकल एंगल और ये आपकी लाइट है, ग्रेजिंग इमरजेंस, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90, ग्रेजिंग इमरजेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90। देखो इधर स्नेल्स लॉ, इसको 1 मान लिया, इसको 2, तो μ1 sin IC इक्वल टू μ2 sin 90। ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं पिछली क्लासेस में, अगर आपने नहीं पढ़ा प्लीज़ देखिए जाके। μ1 sin IC बराबर हो जाएगा μ2 इंटू 1, तो यहाँ से sin IC बराबर निकाल लिया μ2 बाई v1। तो ये सब तमाशा करने के बाद अल्टीमेटली sin IC मैंने लिखा 1 बाई μr। जरा प्लीज़ बहुत ढंग से देखिएगा, फिर से तमाशे वाले टीचर होते हैं, मेरी बात समझो, कि sin IC बराबर खट्टे से लिख देते 1 बाई म्यू। सर 1 बाई म्यू नहीं, म्यू रिलेटिव। अब म्यू रिलेटिव क्या होता है, मैंने क्या कहता है, म्यू रिलेटिव मतलब म्यू समथिंग अपॉन सराउंडिंग। हम लोग जहाँ बैठे हैं मुंह उठा के, वो कहाँ बैठे हैं, डेंसर में। लाइट कहाँ जा रही है, रेयर में। तो इफ आई आर गोइंग टू आस्क व्हाट विल बी म्यू आर, म्यू डेंसर बाई म्यू रेयर। अच्छी तरह समझ लो, म्यू डेंसर बाई म्यू रेयर। जो तमाशे वाले टीचर होते हैं, उन तमाशे वाले टीचरों को इसलिए समझ में आता है म्यू रिलेटिव, कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे एयर दिया है, जहरीली एनसीईआरटी ने भी एयर लिया है। तो म्यू रिलेटिव में जो म्यू सराउंडिंग है, मतलब कि मैंने बोला म्यू डेंसर बाई म्यू रेयर, तो जो म्यू रेयर है वो 1 है, तो वो तमाशे वाले टीचर सोचते हैं हमेशा ही 1 बाई म्यू होगा। ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, है ना। यू आर नॉट एनी मोर हाई स्कूल किड, जैसे मैंने आपको बार बार बताता हूँ, तो थोड़ा सा होश में रहिएगा। अब मैं समरी कर देता हूँ टीआईआर की। पहली बात तो बताइए, डेंसर से लाइट कहाँ जानी चाहिए, रेयर। एंगल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को निकालने का फॉर्मूला 1 बाई म्यू रिलेटिव, 1 बाई म्यू रिलेटिव, 1 बाई म्यू रिलेटिव। व्हाट इज म्यू रिलेटिव, म्यू डेंसर बाई म्यू रेयर, म्यू डेंसर बाई म्यू रेयर। क्या म्यू रेयर हमेशा हवा होगी, हवा निकल जाएगी, लेकिन हमेशा हवा होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने क्या लिखा है, एज यूजुअल। हाँ, अगर जो अगर कुछ नहीं दिया तो आप मान लोगे कि म्यू रिलेटिव में मैंने म्यू आर लिखा है, ये म्यू रिलेटिव नहीं, म्यू रेयर है। म्यू रेयर क्या हो जाएगा, एयर के बराबर। उसका एप्लीकेशन जरूर देख लेना, मैंने लिखा हुआ है, इसके एप्लीकेशन आते हैं प्लीज़, या फिर मैं देखूंगा, मैं पीडीएफ में ऐड कर सकता हूँ तो मैं ऐड भी कर दूंगा। एनीवेज कुछ कुछ सवाल देखते हैं, देखिए इधर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पूछी तो हमको फॉर्मूला पता ही है, वी बराबर क्या होता है मेरे भाई, सी बाई म्यू। इफ आई आस्क क्यू फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर सी बाई म्यू। अगर मैं म्यू निकाल लूँ तो मेरे काम चल जाएगा। क्रिटिकल एंगल दिखा हुआ हम लोग को ऑलरेडी पता है, क्रिटिकल एंगल को निकालने का फॉर्मूला होता है साइन आई सी बराबर 1 बाई म्यू, 1 बाई म्यू रिलेटिव। एयर कुछ दिया नहीं तो एयर मान लेंगे। तो अब बताओ मुझे, क्रिटिकल एंगल 30 दिया हुआ है, यहाँ से म्यू निकाल लेंगे, उस म्यू को यहाँ पुट कर देंगे, क्या स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी। मैंने कहा फिजिक्स में केवल हवा बना हुआ, मैंने जैसे ही सुना स्पीड ऑफ लाइट, मैंने कहा वी बराबर होता है सी बाई म्यू, और उसके बाद हमें पता है म्यू निकालने का तरीका साइन आई सी इक्वल टू 1 बाई म्यू रिलेटिव। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फिजिक्स में केवल हुआ बना हुआ है, कि सवाल 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 कुछ नहीं, फॉर्मूला मौके पे आना चाहिए। फिर से देखिए, फॉरेन में हुआ, पाकिस्तान, आवर बेस्ट फ्रेंड गाइज एंड गर्ल्स। देखिए इधर लिखा हुआ, हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स फलाना डिमाका। एक बार वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी मीडियम में दी है 2 × 10⁸, फिर दी हुई एयर में 3 × 10⁸। फिर लिखा हुआ, रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास टू एयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो ढंग से देखो इधर, ये है आपका ग्लास, ये है आपका एयर, लाइट यहाँ ग्लास से एयर पास हो रही है, इनका वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के लिए ऑब्वियसली हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसका पता चल जाए तो हमको पता ही है, मैंने कहा फिजिक्स में हुआ बना हुआ। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई सी बराबर 1 बाई म्यू रिलेटिव। बाहर एयर है तो म्यू म्यू लिखा रहने दो, ठीक है। अब अगर मैं किसी तरह से क्रिटिकल एंगल पूछा ना, किसी तरह से मैं म्यू निकाल लूँ तो साइन आई सी आ जाएगा, राइट। इतना समझ पाए, ठीक है। अब म्यू कैसे निकाले, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी आपको दी हुई है, तो हमें पता ही एक फॉर्मूला था, याद करो, वी बराबर सी बाई म्यू, वी बराबर सी बाई म्यू, ठीक है। तो जो v बराबर सी बाई म्यू है, अगर इसको देखा जाए ये
एक बार इसको एयर के लिए लगाएंगे, एक बार इसको मीडियम के लिए लगाएंगे। एयर में म्यू कितना हो जाएगा 1 होता 1.08 है बट एनीवेज, और मीडियम के लिए म्यू हमें मीडियम का निकालना है, ठीक है। तो अगर हम लोग ढंग से देखें तो ये देखिए वी एयर बराबर सी बाई म्यू, वी मीडियम बराबर सी बाई म्यू, दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ से म्यू मीडियम निकल आएगा, ठीक। जैसे ही म्यू मीडियम निकलेगा उसके बाद हम लोग साइन आई सी बराबर लिख देंगे 1 बाई म्यू, तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल निकल आएगा। क्रिटिकल एंगल आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, नॉन स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू हमें नहीं याद होती। वैसे कुछ वैल्यूज अभी मैंने आगे लिखी हैं, उनको हम लोग देखेंगे। एनीवेज एक डिफिकल्ट न्यूमेरिकल फिर से हम लोग देखा जाए, देखिए इधर अगर हम लोग देखें एक जार ऑफ हाइट h, डिसअपीयरिंग ऑन कर लेते हैं। अ जार ऑफ हाइट h इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है। ये जार दिया हुआ है जिसकी हाइट h दी हुई है और इसको हम लोगों ने फिल कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से। एट द सेंटर ऑफ द जार ऑन द बॉटम ऑफ द सर्फेस इज डॉट, यहाँ पे एक डॉट है, ठीक है भाई। फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द डिस्क सच दैट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सर्फेस सिमेट्रिकली अबाउट द सेंटर देन डॉट इज इनविजिबल। देखो एक बात समझो, डॉट इनविजिबल हो जाए, मुझे बताओ कोई चीज़ दिखाई कब देती है? जब उससे लाइट आपके पास आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं क्या आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा है याला? आप कहोगे हाँ। मेरी फिंगर दिखाई दे रही? नहीं। क्या मेरी फिंगर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही? एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन वो लाइट्स आप यहाँ से मेरे हाथ से निकल के इस कैमरे में नहीं आ रही है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो। अभी आप देख पा रहे हो क्योंकि लाइट मेरे हाथ से यहाँ लाइट इससे पड़ रही है जो आ रही है और उस पर टकरा के आपके आंखों में जा रही है, ठीक है, कैमरे के थ्रू। तो जब तक लाइट आपके आंखों तक नहीं पहुँच पाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, अभी आप नहीं देख पा रहे हो इसको, राइट, टैब है, टैब के उसे नहीं देख पा रहे हो, लाइट आपकी आंखों में नहीं पहुंच रही। तो अगर कोई डॉट नीचे रखा हुआ और मैं यहाँ पे एक डिस्क रख दूँ, एक डिस्क रख दूँ ये, तो अगर लाइट इसके बाहर आए ही ना तो दिखेगा ही नहीं, मतलब यहाँ से लाइट बाहर ही ना है और यहाँ बाहर आ रही है, तो मैंने एक डिस्क रख दी है और वो डिस्क लाइट को आने नहीं देगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर से सुनो, लाइट यहाँ से ऐसे निकलेगी, 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 लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल बाद लाइट बाहर नहीं आने वाली, शायद TIR हो जाए, TIR हो जाए, और TIR हो गया तो उससे हमें दिक्कत ही नहीं। तो लेकिन जो लाइट बाहर आ रही, यहाँ से बाहर आ रही, यहाँ से बाहर आ रही, तो अगर मैं यहाँ डिस्क रख दूँ तो ये तो लाइट को निकलने नहीं देगा, ये लाइट ब्लॉक हो गई। तो ऑब्वियसली, और यहाँ तो लाइट खुद ही नहीं निकल रही है, तो हमें वही डायमीटर निकालना है। पहले आप क्वेश्चन आई होप समझ पाओगे क्वेश्चन क्या है, राइट। क्वेश्चन ना समझ पाओ, तकलीफ हो कोई, बताओ मुझे, खैर क्या बताओ, लाइव चली क्लास, सॉरी फॉर दैट। फिर सुन लीजिए, लाइट यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगी, 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 जो बाहर निकलेगी दिखाई देगी। हमने वहाँ एक डिस्क धर दी। अब मुझे कैसे पता है कि यहाँ से लाइट बाहर नहीं निकलेगी? यहाँ से इसलिए बाहर नहीं निकलेगी, यहाँ TIR हो रहा होगा, राइट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन आप समझ पाए होगे, नहीं समझ पाए रिवाइंड कर लीजिए। देखिए इधर मैंने माना है कि यहाँ पे TIR हो रहा है, तो बताओ ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा और ये ग्रेजिंग इमरजेंसी, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। और थोड़ी सी गणित अगर हम लोग देखें, ये IC है तो ये भी IC होगा, वर्टिकली अपोजिट नहीं, आई थिंक अल्टरनेट एंगल जो भी बोलते हैं ज्योमेट्री में, आप समझ पा रहे हो दोनों एंगल क्यों बराबर है, राइट। अब हम इस IC को अगर निकाल लें तो हमें पता ही है ये डायमीटर हमने D माना, तो अब इसलिए ये कितना हो जाएगा D/2, ये भी कितना हो जाएगा D/2। होप आप समझ पा रहे होगे। देखो क्या था फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल निकालने का, 1/μ, म्यू रिलेटिव, बाहर कुछ दिया नहीं तो एयर मान लिया, साइन IC बराबर 1/μ। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री समझिए, देखिए इधर अगर हम लोग यहाँ पे एक, हमें निकालना है कि अल्टीमेटली हमें ग्रू D निकालना है और हमें H दिया हुआ है, तो हमें H और D के टर्म्स में चाहिए। तो थोड़ा सा अगर हम लोग समझे तो ये D/2 है और ये हाइट कितनी है H। हम लोग इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, tan, तो tan I बराबर हो जाएगा D/2/H, राइट। तो अगर मैं tan I निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, sin I मुझे पता ही है तो मैं tan I निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकाल सकता हूँ, ये देखो साइन का सभी लोग को मतलब पता होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मुझे ये निकालना, तो पाइथागोरस लगा देंगे, म्यू स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा √μ² - 1। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कैसे। अब बताइए tan I क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये देखिए, सॉरी फॉर दिस, याद मिट गया, बट एनीवेज tan I बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ऊपर डायग्राम में दिखाता हूँ, tan I बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। अब tan I ऑलरेडी क्या है, 1/√μ² -1। यहाँ से हम लोगों ने D निकाल लिया, इजीली निकाला है। टफ क्वेश्चन लग रहा था लेकिन इसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने लेंस मेकर के और TIR के सारे क्वेश्चन निपटा दिए हैं, ठीक।
ओके तो अब हम लोग देखते हैं प्रिज्म बेस्ड न्यूमेरिकल। प्रिज्म बेस्ड न्यूमेरिकल के लिए ऑलरेडी मैं आपको डेरिवेशन बता चुका हूँ, कुछ फॉर्मूलाज हमें ये रटे होने चाहिए। ए बराबर होता है R1 प्लस R2। R1 R2 आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद है एक बार डायग्रामेटिकली मैं आपको बना के हल्का सा रफली बता देता हूँ, अलग बनाते हैं। ये है और ये लाइट ऐसे आई, ये नॉर्मल, ये लाइट ऐसे, फिर ये नॉर्मल, इधर वाला एंगल R1 था, इधर वाला R2 था। अगर नहीं है तो मैंने बहुत अच्छी तरह से पिछले कुछ वीडियोस बनाया, उसको देख लीजिए। ए बराबर होता है R1 प्लस R2। R1 R2 आपको समझ में आ ही गया, ये R1 गुरु और ये R2, ठीक, R1 R2 राइट। और उसके बाद टोटल डेविएशन जो होता है वो I प्लस ई माइनस ए के बराबर होता है। मिनिमम डेविएशन होता है 2I माइनस ए और A बराबर होता है 2R। बेसिकली यही R1 R2 बराबर हो जाते हैं तो A बराबर क्या हो जाता है 2R, राइट। फिर म्यू रिलेटिव जो है वो होता है म्यू प्रिज्म बाई म्यू सराउंडिंग साइन A प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। जैसा मैंने कहा फिजिक्स में बहुत हवा बना हुआ, राइट। न्यूमेरिकल 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 ऐसा कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए मौके पे, राइट, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा। अब एक बड़ी शानदार टाइप की न्यूमेरिकल आती है, उसको मैं आपको समझाता हूँ कि रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे सॉल्व करना है। इस पर तमाम सवाल है तो बहुत होश से समझ लेना। देखो इधर यहाँ पे एक प्रिज्म बना होगा, ज़रूरी नहीं ऐसा, कैसा भी होगा, और वो कहेंगे, रे डायग्राम बना देते हैं, ये ऐसे यहाँ स्ट्राइक करी लाइट, फिर ये ऐसे स्ट्राइक करी, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया E। A B C दो तरह की लैंग्वेज आपको यूज़ करी जाएगी। वो कहेंगे कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AB सरफेस, या सिंपली कह दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस तो भी AB सरफेस की बात होगी। जबकि आप समझ रहे होगे R2 पे भी जो एंगल ऑफ R2 जो वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है AC सरफेस पे। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AB सरफेस सो दैट लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट AC सरफेस। फिर से सुनिएगा, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AB सरफेस सो दैट लाइट सफर्स एट TIR एट AC सरफेस। अब मेरी बात ढंग से समझिएगा, अगर ये लाइट TIR सफ़र कर रही है AC सरफेस पे, इसका मतलब R2 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, R2 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और अगर ग्रेजिंग इमरजेंस है तो R2 को क्रिटिकल एंगल के बराबर भी ले सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। अब अगर मैं क्रिटिकल एंगल निकाल लूँ, क्रिटिकल एंगल ICSE को निकालने का फॉर्मूला होता है 1 बाई म्यू रिलेटिव, कुछ नहीं दिया एयर मान लो। तो अगर मैं क्रिटिकल एंगल निकाल लूँ और उसको R2 से कंपेयर कर लूँ, तो अगर R2 क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो TIR होगा, अगर R2 क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो TIR नहीं होगा, अगर R2 क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो TIR नहीं होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। मैं दोबारा इसको समझाता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, इस पर सवाल है तो मैं थोड़ा समय इन्वेस्ट कर लेते हैं। फिर से देखिए, ये यहाँ से लाइट आई, ये हो गया I गुरु, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये है एंगल ऑफ इमरजेंस, राइट, ABC। दे विल से कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट लाइट सफर्स TIR एट AC। TIR लाइट सफ़र करेगी तो हम जो क्रिटिकल एंगल है उससे R2 को बड़ा होना पड़ेगा। ऐसे रटोगे हमारा एंगल, मैं हमेशा क्लासरूम में ट्रिक बताता हूँ अगर आपको याद हो, हमारा एंगल क्रिटिकल से बड़ा है, हमारा एंगल कौन सा, R2 जो गिर रहा है स्ट्राइक कर रहा है, वो हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है, ये इसको क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना। कैसे बड़ा होगा, क्रिटिकल एंगल पहले हम लोग निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है 1 बाई म्यू रिलेटिव, राइट। तो पहले अपन क्रिटिकल एंगल निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे R2 से। अगर R2 क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो वहाँ पे दैट विल सफ़र द TIR, अगर R2 क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो दैट विल नॉट सफ़र द TIR। हमें रटना कैसे है, हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, राइट। क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे। अब अगर मान लीजिए हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो TIR हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। हमारा एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो लाइट बाहर निकल जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। हमारा एंगल अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग इमरजेंस, राइट। और हम लोग वहाँ से निकालेंगे R2, और जैसे R2 निकालेंगे फिर A बराबर क्या यूज़ करेंगे, R1 प्लस R2, तो वहाँ से क्या निकल आएगा R1, क्योंकि प्रिज्म एंगल जनरली दिया रहता है। और जैसे ही R1 निकला फिर हम लोग AB सरफेस पे क्या लगा देंगे, स्नेल्स लॉ, तो वहाँ से क्या निकल आएगा I। ये रिवर्स इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है हमको शुरुआत के एंगल दिए होंगे, हमको कहा जाएगा AC सरफेस पे TIR हो रहा है, पहले वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे R2,
फिर ए बराबर क्या यूज़ करेंगे, R1 प्लस R2, वहाँ से क्या निकालेंगे R1, और फिर स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे ए बी सरफेस पे, क्या निकाल लेंगे आई। बड़े ज़रूरी न्यूमेरिकल हैं प्रिज्म में। अगर आप ये बात नहीं समझ पाएँ दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझ पाएँ कमेंट करें, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके छूट जाएंगे। अब बोर्ड में अक्सर मैं देखता हूँ कई बार वो एक्चुअल एंगल की वैल्यूज़ नहीं देखते हैं, तो कुछ क्रिटिकल एंगल कुछ नॉन स्टैंडर्ड एंगल हम लोग रट लें। साइन 15 होता है 0.25, सब रटना पड़ेगा आपको। साइन 30 होता है 0.5, साइन 45 होता है 0.707, साइन 60 होता है 0.86, साइन 75 होता है 0.96, साइन 90 होता है 1। क्लासरूम के जो बच्चे हैं उनको ऑलरेडी हम सब बता चुके हैं, तो ये वैल्यूज़ याद कर लीजिएगा। जैसे 1/2 वगैरह करके मत याद करना, कंपेयर करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं आपसे पूछूँ, कुछ बातें पूछ लेते हैं। लेट से मेरे पास कोई साइन थीटा है, उसकी वैल्यू है 0.3, राइट। तो मैं पूछूँ थीटा किस रेंज में होगा, देखो 15 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 15 पे कितना है 0.25, 30 पे कितना है 0.5, यानी उन दोनों बीच में, यानी थीटा 15 से बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा, राइट। गेस करना आना चाहिए। मान लो लिखा हुआ है साइन थीटा, लिखा हुआ है लेट से 0.6, तो देखो 0.5 से बड़ा है, 0.7 से जीरो, यानी 30 से बड़ा है, 45 से छोटा, यानी थीटा विल लाई इन बिटवीन 30 एंड 45। आई होप आप नॉन स्टैंडर्ड एंगल कंपेयर कर पा रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है कंपेयर करना। एक और पूछ लेता हूँ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। लेट से लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर पॉइंट लेट से 9, तो अगर आप देखो तो 0.86 से बड़ा है, 0.96 से छोटा है, यानी 60 और 75 के बीच में एंगल लाई करेगा, राइट। नॉन स्टैंडर्ड एंगल पे हम चर्चा कर चुके हैं। आगे देखिए, बेहतरीन सवाल है। जैसा मैंने कहा फिजिक्स में हुआ बना हुआ, हमें सबसे पहले क्या सोचना चाहिए, फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। देखते हैं इधर, a ray of light incident at an angle of 60 degree on one of the face of prism where prism angle is 60 degree। a आपको दिया हुआ 60 डिग्री। the ray passes symmetrically through the prism, ये बहुत ज़रूरी है। मिनिमम डेविएशन की एक कंडीशन होती है कि लाइट को सिमेट्रिकली, मतलब दिस लाइट शुड बी पैरेलल टू दिस, राइट, सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गुरु जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा गया, मिनिमम डेविएशन हमको ऑलरेडी रटा हुआ। डेल एम बराबर क्या होता है मेरे भाई, 2i माइनस ए। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ, डेल एम आ गया, राइट। मैंने क्या कहा, हुआ बना हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रिलेटिव, क्या था फॉर्मूला, म्यू रिलेटिव बराबर म्यू प्रिज्म बाई म्यू सराउंडिंग साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक। तो आपको साइन ए भी दिया हुआ है, डेल एम आप निकाल चुके हो, तो देखो इधर दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज़। यहाँ से डेल एम आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, मैंने डेल एम सॉल्व नहीं किया तो एक काम करता हूँ लिख देता हूँ। तो डेल एम बराबर क्या होगा, 2i माइनस ए। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 दिया हुआ, प्रिज्म एंगल भी 60 दिया हुआ, तो टोटल 60 डिग्री। डेल एम यहाँ 60 रख दोगे, ए भी 60 रख दोगे, यहाँ से म्यू रिलेटिव निकल आएगा। आपको कुछ सराउंडिंग में दिया नहीं तो आप एयर मान लो, तो यहाँ पे 1 रख देना, तो म्यू आपको प्रिज्म का निकल आएगा। फिर अगले पार्ट में देखो क्या कहा गया। अगले पार्ट में इन्होंने कहा है अगर प्रिज्म को वाटर में इमर्स कर दे तो डेल्टा एम पे फ़र्क पड़ेगा क्या, चलिए देख लेते हैं। मैंने कहा हुआ बना हुआ फिजिक फॉर्मूला देंगे। म्यू रिलेटिव बराबर क्या होता है, म्यू प्रिज्म बाई म्यू सराउंडिंग। अब पहले प्रिज्म कहाँ रखा होता है, क्योंकि सराउंडिंग हम लोगों ने 1 रखा था, यानी एयर में था। अब बताओ एयर से वाटर जा रहे हो, क्या मतलब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा रहे हो, जी हाँ, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा रहे हैं, तो म्यू रिलेटिव क्या हो जाएगा, कम। अब एक बात बताओ फिर से, एक कांच का प्रिज्म उसको पानी में डाल दो, क्या पिचक जाएगा, क्या फूल जाएगा, नहीं। यानी एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी कांस्टेंट, मतलब ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी। अब सोच के देखो, म्यू रिलेटिव घट रहा है, ए वगैरह कांस्टेंट, तो अब इसलिए डेलम क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, यानी पानी में डालने पे मिनिमम डेविएशन कम आएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, ठीक है साहब। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जबकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4√2/5 है। मैंने क्या कहा, फिजिक्स में हुआ बना हुआ। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन का केस हम लोग जानते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जी हाँ, कौन सा, म्यू रिलेटिव बराबर म्यू प्रिज्म बाई म्यू सराउंडिंग साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, राइट। अब देखो म्यू प्रिज्म कितना रख देंगे 1.6, म्यू सराउंडिंग कितना रख देंगे इतना, और इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म में तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। इसको रखने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आप देखोगे डेलम आ जाएगा। कैलकुलेशन मैंने बहुत ही इजी तरीके से करी, तो यार हम कर नहीं रहे, उसको प्लीज़ देख लेना। मेन होता है फॉर्मूला पुटिंग, मेन होता है फॉर्मूला पुटिंग, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब देखो उसी रिवर्स इंजीनियरिंग पे बेस्ड एक बढ़िया सवाल है, देखा जाए। देखिए, a ray of light incident on a face of equilateral glass prism shows the minimum deviation of 30 डिग्री, मतलब कि भाई साहब 30 डिग्री दिया हुआ। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, मैंने क्या कहा, फिजिक्स में हुआ बना हुआ। स्पीड ऑफ लाइट की चर्चा होगी तो v बराबर क्या होता है, c बाई म्यू। c बचपन से पता है, अगर मैं म्यू निकाल लूँ तो काम चल जाएगा। म्यू निकालने का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जान रहे हो, बताओ मुझे म्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था।
म्यू निकालने का फॉर्मूला था म्यू रिलेटिव बराबर म्यू प्रिज्म बाई म्यू सराउंडिंग साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, जो कि मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब सुनो, म्यू रिलेटिव सराउंडिंग में कुछ नहीं दिया, एयर मान लेंगे, ठीक है। तो अब अगर देख लेते हैं क्या इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, यस, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा 60 डिग्री, डेलम आपको दिया हुआ 30 डिग्री, बताओ ए प्लस डेलम बाई टू अपॉन ए बाई टू, क्या यहाँ से म्यू प्रिज्म आ जाएगा। जैसे ही म्यू प्रिज्म आया फॉर्मूला लगा दोगे वी बराबर सी बाई म्यू, क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट निकल आएगी, बिल्कुल राइट। आई होप आप समझ पाओगे कितना ईजी है अगर आप मेरी तरीके से चल रहे हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हो। अब देखो इधर, तो डेलम कितना दिया हुआ 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ 60 डिग्री, तो यहाँ से म्यूस डेलम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, राइट। एक्चुअली मेरे ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट अब क्योंकि इतनी प्रैक्टिस है, राइट, तो मैं फोकस कर पा रहा हूँ बहुत ईजिली। मतलब आप समझो कि काइंड ऑफ अ ट्रेंड है ब्रेन, राइट, और मैं बस फ्लो में चल रहा हूँ, और मैं बहुत बार अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड सोचता हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, बट वहाँ से रेक्टिफिकेशन आता है कि सही बोल रहे हैं, राइट। एनीवेज, मतलब इस समय पूरी तरह से फोकस नहीं हूँ इस पर, राइट। एनीवेज, तो अगर आप ढंग से सोचो तो v बराबर क्या आ जाएगा, c बाई म्यू आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट निकाल लेंगे, ठीक। एक पार्ट और पूछा है, ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, एक पार्ट और पूछा है इन्होंने, फाइंड द एंगल ऑफ, इसको और जूम करते हैं, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज फेस ए पी सो दैट इमर्जेंट रे ग्रेजेस, ग्रेज कर रही है, ग्रेज कर रही है, ये यहाँ से ऐसे लाइट आई, बना देते रे डायग्राम, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये लाइट ऐसे जाएगी एंड दैट इज ग्रेजिंग दिस वन, राइट। ये क्या हो जाएगा R1 और ये क्या हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा 90। मैंने क्या कहा था, आपसे अक्सर पूछेंगे इधर सवाल और शुरू करेंगे इधर, तो रिवर्स इंजीनियरिंग पे चलेंगे हम लोग, राइट। म्यू आप ऑलरेडी पिछले पार्ट में निकाल चुके हो, ठीक। तो अब हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग, क्या इन्होंने डायग्राम बनाया है क्या, जहरीले सांपों नहीं बनाया तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो इधर, तो म्यू पहले देख लेते हैं पहले पार्ट से कितना निकला, ठीक है। म्यू की वैल्यू आ रही √2, कूल, म्यू की वैल्यू आ रही √2, देखो इधर, एक ही बार सॉल्व करेंगे समझ जाइएगा। ये यहाँ स्ट्राइक करी, ये ग्रेजिंग इमरजेंस है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये R2 रहता है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये है R1 और ये है I, ठीक। अब देखो इधर, हमको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी, पहले हम क्या निकालेंगे, याद करो, पहले हम लोग R2 निकालते हैं, फिर A बराबर R1 प्लस R2 यूज़ करके R1 निकालते हैं, फिर से स्नेल्स लॉ लगाते हैं। देखिए R2 कैसे निकालेंगे, स्नेल्स लॉ लगा के, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, बाहर एयर कुछ नहीं दिया, तो बताओ √2 इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन 90। तो बताओ मुझे यहाँ से साइन R2 कितना आ जाएगा 1 बाई √2, तो R2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री, राइट। R2 कितना आ जाएगा 45। अब बताओ A बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, A कितना हो गया 60 डिग्री, R1 पता ही नहीं, R2 कितना रख दोगे 45 डिग्री, तो मुझे बताओ R1 कितना निकल आएगा 15 डिग्री, राइट। जैसे ही ये एंगल 15 डिग्री निकला, ठीक, फिर से स्नेल्स लॉ लगा देंगे, तो देखो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, अंदर का √2, तो देखो 1 इंटू साइन I बराबर √2 इंटू साइन R1, R1 कितना है 15 डिग्री, क्या यहाँ से I निकल आएगा, डेफिनेटली निकल आएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर आप देखो लिखा हुआ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी, इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म इक्विलेटरल दिया हुआ, देख लेते हैं। तो देखिए ये अल्फ़ा वगैरह 60 डिग्री हो जाएंगे सारे। कहा गया मिनिमम डेविएशन के केस में हमें बीटा को अल्फ़ा के बराबर प्रूफ करना। बहुत ही घटिया सवाल है, देख के बड़ा लग रहा है, चलिए देख लेते हैं। बीटा अल्फ़ा बराबर प्रूफ करना, देखो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा बनाने की कोशिश करूँ, देखिए, तो ये हो गया गुरु R1 और ये हो गया गुरु R2। हम लोग जानते हैं मिनिमम डेविएशन में R1 किसके बराबर होता है, R2। ये बीटा है, इक्विलेटरल है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा बीटा। जब यार R1 R2 बराबर है तो ऑब्वियसली बीटा ये बीटा और ये एंगल जो होगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, ठीक। लेकिन हमें बीटा अल्फ़ा बराबर प्रूफ करना, वही बहुत ईजी। देखो कैसे, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये लाइट इसके क्या रहती है पैरेलल, तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा अल्फ़ा। इन्होंने सोल्यूशन बड़ा अजीब सा दिया हुआ, लेकिन आप लिखोगे कि इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन दिस लाइट बिकम्स पैरेलल टू द बेस, सो बीटा विल बी इक्वल टू अल्फ़ा। कौन सा ज्योमेट्री यूज़ करोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, ठीक। फिर उसके बाद कहा गया आल्सो फाइंड आउट द कंडीशन व्हेन QR लाइट सफर्स TIR। मैंने आपको पहले बताया TIR के लिए हमारा एंगल किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ क्या सवाल में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं हुआ। अब आप जैसे सोल्यूशन देखोगे तो वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने निकाल लिया, राइट। तो वो कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। तो इस सोल्यूशन में थोड़ा सा झोल है, इसको एक बार आप अपने अकॉर्डिंग भी देख लोगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया क्रिटिकल एंगल निकालने का तरीका क्या होता है 1 बाई म्यू, राइट। थोड़ा सोल्यूशन में झोल है, ये बात को समझे रहिएगा, यहाँ भी झोल है
और इधर भी झोल है, थोड़ा सा अलर्ट होकर देख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बेसिक्स, ठीक। अब देखिए अगला सवाल। Figure shows a ray of light falling normally on the face AB, equilateral glass prism, the refractive index prism का 3/2 दिया हुआ है, सराउंडिंग का 4/3 दिया हुआ है। पूछा है विल दिस लाइट इज गोइंग टू सफ़र TIR, यस और नो। हमने आपको TIR कंडीशन क्या बताई थी, हमारा एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, हमारा एंगल जिससे लाइट फॉल कर रही है दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट, ऐसे 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 ऐसे, ओके। इक्विलेटरल है तो मेरे भाई ये कितना होगा 60, मेरे भाई ये कितना होगा 90, तो मेरे भाई ये कितना होगा 30। क्या 30 ही हमारा एंगल है, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। कई जहरीले सांप और सांपिन वो सोच रहे होंगे कि हाँ 30, मैंने आपको 50 बार बताया, सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। तो हमारा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, हमारा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अगर ये हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो क्या हो जाएगा TIR, अदरवाइज TIR होने वाला नहीं है। तो अपन हमारे एंगल पहले क्रिटिकल निकाल लेते हैं। क्रिटिकल निकालने का फॉर्मूला हम आपको ऑलरेडी रटवा के बैठे हैं, म्यू रिलेटिव। अब जो जहरीले टीचर हैं उनके लिए म्यू है, लेकिन मैंने आपको बताया था सराउंडिंग का खेल है गुरु। तो म्यू प्रिज्म, प्रिज्म का कितना दिया है 3/2, एयर का कितना दिया है सराउंडिंग का 4/3। तो यहाँ से हम लोग साइन IC निकालेंगे। तो कैलकुलेशन में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मैंने करी है, देख लेते हैं। इधर देखिए साइन IC यहाँ से निकल के आ रहा है 8/9, तो 0.88 आ रहा है। आपको लग रहा होगा 0.88 तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, मुझे पता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमको कुछ तो पता होगा ना आसपास। साइन 60 हमें पता है 0.86 होता है, और साइन IC आ रहा है 0.88। इसका मतलब पक्का ये एंगल गुरु 60 से बड़ा है, ठीक। तो एक काम करते हैं, समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। IC मान लो 65 डिग्री, मैं फिर से कह रहा हूँ ये 65 है नहीं, इन रियलिटी 61 पॉइंट समथिंग है, बट आपने समझने के लिए 65 डिग्री मान लिया, 65 डिग्री, ठीक। हमारा एंगल कितना था मेरे भाई 60 डिग्री, क्रिटिकल कितना है 65, राइट। तो व्हाट डू यू थिंक, TIR इज गोइंग टू हैपन और नॉट? नो। हमने क्या बताया था, हमारा एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। हमारा 60 है और क्रिटिकल कितना 65, TIR नहीं होगा। आपको इजी लग रहा होगा, आई होप अगर आप समझ पा रहे होगे, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट की कैटेगरी में आते हैं। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और ऐड कर दिया है। फिर से सेम खेल, ऐसे ऐसे करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, हमारा एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल कैसे निकालोगे, साइन IC इक्वल टू 1/μ। अगर एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है तो हम लोग नॉन स्टैंडर्ड एंगल को कंपेयर करने की टेक्निक समझ चुके हैं, राइट। फिर से देखिए, a ray incident on a prism of material refractive index √2 grazes along the NC। तो अगर इसको ढंग से समझा जाए, इधर देखिए ये लाइट इधर की तरफ ग्रेज कर रही है, ठीक है। तो पहले हम सवाल में पूछा क्रिटिकल एंगल, देखो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला यार बचपन से रट के बैठे, साइन IC बराबर 1/μ रिलेटिव। कुछ नहीं दिया बाहर, क्या मान लो एयर, तो साइन I इक्वल टू 1/μ, म्यू √2 दिया हुआ तो √2, तो कंपेयर कर दो 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल तो हवा था, ठीक। अगले पार्ट को देखते क्या पूछा इन्होंने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस AB, मतलब इस फेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी R1 पूछना चाह रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं R1 हमें निकालना है, हमें तो ये एंगल भी नहीं पता, तो R1 निकालेंगे कैसे। तो R1 निकालने की एक टेक्निक आप जानते हो, A बराबर क्या होता है R1 + R2। लेकिन अगर A तो पता है 60 डिग्री, अगर R1 R2 में से कोई पता चल जाए, R1 हमें निकालना है, R2 पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो चलो दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, R2 कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ढंग से देखो, तो R2 ही क्रिटिकल एंगल है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है। तो R2 खट से निकल आया क्रिटिकल एंगल, और R2 आप क्रिटिकल एंगल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 45। तो बस यहाँ पे 45 पुट कर दो, यहाँ से क्या निकला है R1 15 डिग्री, राइट। और फिलहाल पूछा नहीं गया, बट मैंने और भी सॉल्व कर दिया कि अगर वो पूछ लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर से यहाँ क्या लगा देते, स्नेल्स लॉ, रिवर्स इंजीनियरिंग याद है, पहले क्या निकालो R2, फिर इधर स्नेल्स लॉ लगा क्या निकालो I, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होगे, आई कैन ओनली होप। शायद आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच भी ना पाए हो, अगर पहुँच गए हो तो कंग्रेचुलेशंस, ठीक। आगे देखिए, इस सवाल को पढ़ते हैं। दो प्रिज्म देख के लोग डर जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो प्रिज्म है, एक ABC और एक DBC, ठीक है। और उसके बाद फिर कहा गया है क्रिटिकल एंगल ABC प्रिज्म के लिए 41.1 डिग्री है, और दूसरे वाले प्रिज्म के लिए 45 डिग्री। पूछ रहे हैं TIR होगा कि नहीं। पाथ ऑफ रे का मतलब ही होता है TIR होगा कि नहीं। चलो देखते हैं। देखिए इधर मैंने इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाया है, देखिए इधर बहुत ही घटिया डायग्राम, बट कोई बात नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इधर देखिए ये लाइट यहाँ से स्ट्राइक करी, हमारा एंगल हमारा एंगल कितना है 45। अगर ये क्रिटिकल से बड़ा है तो TIR हो जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है इधर बता देना चाहिए। इधर देखिए ये लाइट ऐसे स्ट्राइक कर रही गुरु, नॉर्मल ड्रॉ करो, ये एंगल है 45, हमारा एंगल कितना है 45, क्रिटिकल कितना है 41.1।
इसका मतलब हमारा एंगल क्रिटिकल से बड़ा है, टी आई आर होगा। यप ब्रो, टी आई आर इज गोइंग टू हैपन। ये देखो ए यहाँ से लाइट ऐसे स्ट्राइक करके अंदर ही आ गई। अब सुनो, जब ये लाइट अंदर ही आ गई तो क्या नीचे भी टकराएगी? जी हाँ। क्या ये यहाँ से ऐसे टकराएगी? बिल्कुल टकराएगी दूसरे वाले प्रिज्म पे। तो चलो देखते हैं। अब ये 60 कैसे आ गया समझा जाए। देखो इधर थोड़ी सी ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी। जब ये ऐसे हिट करेगा, ये ऐसे, मैं यहाँ बना दूँ मुझे लगता है, क्योंकि वो तो आपको घर का सोल्यूशन है। देखिए इधर ये ऐसे स्ट्राइक करेगी, राइट। और फिर हम लोग यहाँ क्या ड्रॉ कर देंगे? नॉर्मल। ठीक, अब ढंग से सुनिएगा। ये 60 है, ये 90 है, ये कितना होगा? 30। तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 60, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होगे 60 कैसे आ गया। फिर से देखते हैं। हमारा एंगल कितना है? 60 60 60। और क्रिटिकल कितना दूसरे प्रिज्म के लिए? 45। यानी हमारा एंगल फिर से बड़ा है क्रिटिकल से, तो फिर से क्या हो जाएगा? टी आई आर। ठीक है, बड़ा जहरीला सवाल लग रहा है, सोचो कितना ईजी है। अगर आपको याद हो सारी ट्रिकें, बार बार वीडियो को देखिएगा। आई होप आप समझ जाओगे। देखो ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए इधर 23 में आया था क्वेश्चन। एक रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट कर रही है ग्लास प्रिज्म पे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल। देखो प्रिज्म एंगल को ही रिफ्रैक्टिव एंगल बोलते हैं। मैंने पिछले टर्म में जब डेरिवेशन बताया था उसमें बताया था। फिर लिखा हुआ इफ इट जस्ट सफर द टी आई है। जस्ट सफर्स का मतलब है वहाँ पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है एट द अदर फेस। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड क्रिटिकल एंगल। दो चार चीज़ों में हमसे पूछ रहे हैं, तो चलिए ढंग से देखते हैं। तो हमको फिर से वही रिवर्स इंजीनियरिंग खेलनी है। हमसे क्या कहा गया है? ई जो है वो 90 के बराबर। ये मैंने कैसे अज्यूम कर लिया? क्योंकि कहा गया है, कहाँ चला गया, हाँ, इफ़ इट जस्ट सफर्स द टी आई आर एट अदर सरफेस। दूसरे सरफेस पे जस्ट सफ़र कर रहा है टी आई आर। तो अब बताओ फिर से रिवर्स इंजीनियरिंग। ई 90 है, यहाँ से क्या निकालेंगे? R2। फिर वहाँ से क्या निकालेंगे? R1। और फिर क्या लगा देंगे? स्नेल्स लॉ। वेरी वेरी इजी। देख लेते हैं कैलकुलेशन पार्ट। देखिए इधर मैंने क्या लेगा? अगर जस्ट टी आई आर हो रहा था, R2 शुड बी इक्वल टू सी। सी मतलब क्रिटिकल एंगल। साइन सी बराबर वही साइन आई सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/μ, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/sin सी। ठीक, अब मैंने क्या बताया था? वही क्रिटिकल। ए बराबर क्या हो जाएगा? R1 + R2। R2 ऑब्वियसली सी है, तो R1 कितना आ गया? A - C। ठीक, तो हमें R1 पता चल गया। बताओ अगला स्टेप क्या था गुरु? यहाँ क्या लगा देंगे? स्नेल्स लॉ। क्या लगा देंगे? स्नेल्स लॉ। तो बस काम समाप्त हो गया। ये देखिए मैं ये लिख दूँ तो क्या होगा बताइए? 1 × sin I बराबर क्या हो जाएगा? म्यू × sin R1। R1 हम लोग जान रहे हैं A - C है। अब बताइए म्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1/sin C। ये देखिए 1/sin C, और ये हो गया sin A - C। अब तुम कहोगे म्यू व्यू की वैल्यू ये सब क्यों रख रहा है? क्योंकि हमसे रिक्वायरमेंट है गुरु कि आंसर में म्यू नहीं होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट एक दो प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो ये देखो फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक, झम्म से आंसर आ जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए। अगला सवाल देखते हैं। प्रोबेबली आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। यस, वो पिछला अलग, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे। देखो तो आप देखो एक रे है जो कि नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया है। ट्रेस द पाथ, मैंने क्या कहा? ट्रेस वेस का सिर्फ मतलब होता है कि देखो चेक करो टी आई आर हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। अगर टी आई आर हो रहा है तो गुड, अदरवाइज नहीं। तो हम लोग देखेंगे। तो देखो मैंने क्या बताया था, इस तरह के सवालों को करने का बेहतरीन तरीका क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक, तो देखिए इधर सबसे पहले हम लोगों ने इस लाइट को ऐसे स्ट्राइक कराया। ठीक, अब बताओ ये एंगल कितना होगा? 60, ये 90, ये कितना हो जाएगा? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 60, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होगे 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए इधर तो साइन आई सी बराबर क्या होगा? 1/μ रिलेटिव। साइन आई सी बराबर क्या होगा? 1/μ रिलेटिव। क्यों हम लोग निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको पता है हमारा एंगल कितना है? 60 डिग्री। और क्रिटिकल से अगर बड़ा होगा तो टी आई आर होगा, अदरवाइज नहीं। तो हमारा एंगल तो पता ही 60, क्रिटिकल निकालने के लिए 1/μ रिलेटिव। तो बताओ क्रिटिकल कितना आ गया? 60 डिग्री। ओ माय गॉड, 60 डिग्री हमारा एंगल है, क्रिटिकल भी 60 डिग्री। अब बताओ 2 सेकंड सोचो क्या होगा? हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल बराबर हो गया। क्या ग्रेजिंग इमरजेंस होगा? यस। क्या ये लाइट ग्रेज करेगी? बिल्कुल। यानी ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक, तो ट्रेस हम लोग कर लिया कि लाइट ऐसे आके ऐसे निकल जाएगी। फिर कहा गया आल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ इमरजेंस तो 90 हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन का क्या फॉर्मूला था? डेल टी बराबर आई प्लस ई माइनस ए। अब जरा ढंग से देखना, कुछ जहरीले शाम यहाँ बैठे हैं, इसे ओ सर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 90 है। वाह मूर्ख, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, क्योंकि जैसे ही लाइट स्ट्राइक करती धरती पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 0 0। तो
तो डेल टी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आई प्लस ई माइनस ए, यहाँ से डेल टोटल हम लोग निकाल लेंगे जो कि 30 डिग्री आ रहा है। आई होप आप समझ पाओगे, ये बहुत ही स्टैंडर्ड वीडियो था, बहुत मेहनत लगी थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स।